हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेमनाथ तिवारी अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोगों को बता दूं कि ये MPPCL का जो है आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं पेपर सेट क्वेश्चन पेपर प्रीव्यू। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल का है और इसमें क्या सही है, कितना सही है, सारे क्वेश्चन मैं टेक्निकल के जो भी होंगे और GS के वो मैं आपका इसमें कराने वाला हूं। तो आप लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, क्योंकि अभी MP का आप लोगों ने भरा होगा फॉर्म, तो उनमें आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप मैकेनिकल के क्वेश्चन हैं। इसमें लिखा गया द एंगल ऑफ आ सेंटर पंच। तो सेंटर पंच 60 का भी हो सकता है और 90 का भी हो सकता है, क्योंकि एक होता है प्रिक पंच जो कि 30 डिग्री का होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये हमारा जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर 90 डिग्री का कहीं भी अगर हम पंचिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक स्थान निश्चित हो जाता है जिसमें ड्रिल करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है यहाँ देखिए, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आ ग्रेड आ टाइप ऑफ सरफेस प्लेट हैज डैश mm ऑफ फिटनेस। ठीक है, तो ये फ्लैटनेस जो आपका है वो कितने का होता है, जो सरफेस फ्लेस्ट होता है जिन पर आप लोग क्या करते हो, किसी भी चीज़ की मार्किंग करते हो ना, तो वो उसका होता है 0.005 mm। ठीक है, अभी बात करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट फाइलिंग मेथड यूजिंग हैंड फ्लैट फाइल। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि रेतन विधि नहीं है जिसमें हस्त समतल रेती का प्रयोग किया जाता है। तो जो अपसेटिंग होती है और एक होती है ओवर, तो ये जो दोनों होती है ये सब क्या होते हैं कि ये करने की विधि होती है। ठीक है, और ये उत्क्षिप्त रेतन लिखा गया यहाँ। ठीक है, इसका आंसर यही सही है। फिर आप देखिए इसमें लिखा गया है कि जो डायमंड पॉइंट के जो छेनी होता है उसका कोण 60 डिग्री होता है, आप लोग जानते भी होंगे। फिर इसमें लिखा गया छेनियों को उनके डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है छेनी को, तो उसकी जो कर्तन की कोर होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कर्तन जो काटता है उसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, फिर इसमें लिखा गया धातु की या धातु का उष्मा द्वारा ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तन का क्या गुण कहलाएगा। तो ये आपका फ्यूजिबिलिटी होता है, क्योंकि जो धातु होती है उसको उष्मा के द्वारा अगर ठोस अवस्था से तरल में आ रहा है तो वो फ्यूजिबिलिटी की वजह से ही आ रहा है। ठीक है, फिर है कि कर्तन, जो धातु कर्तन आरी की विशेषता को डैश द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता, तो उसके जो प्रोंगस होता है उसके द्वारा आप प्रदर्शित नहीं कर सकते, जिसको हम लोग भुजा बोलते हैं। धातु कर्तन आरी की विशेषता, जो आरी हम लोग काटते हैं ना हेक्सा, तो आप लोग उसको कह रहा वर्णित किसके द्वारा नहीं होता, तो भुजा के द्वारा आप नहीं कर सकते प्रोग्रेस। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलीपर का जो आपका गणनांक है यानी लिस्ट काउंट है वो बताना है। LC तो 0.01 होता है माइक्रोमीटर का और वर्नियर कैलीपर का 0.02। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोमीटर में एक रेचेट घर्षण का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक निश्चित दाब के लिए किया जाता है ताकि न ज़्यादा फोर्स लगाने वाले से थिम्बल आगे पीछे बढ़े नहीं। ठीक है, फिर ये है एक माइक्रोमीटर में जब थिम्बल पर शून्य सूचकांक रेखा से नीचे हो तो उसको सुधारा जा सकता है। शून्य त्रुटि को पाठ्यांक क्या होना चाहिए, तो उसको घटाया जाता है। अगर मान लीजिए थिम्बल पर शून्य सूचकांक नीचे है अगर, मतलब तो वो पॉजिटिव होता है आपका। ठीक है, तो पॉजिटिव में हमेशा घटाया जाता है और निगेटिव में हमेशा जोड़ा जाता है। फिर है एक स्तंभ प्रकार का बर्मा। ठीक है, स्तंभ प्रकार यानी आप लोग क्या बोलते हो उसको, पिलर, है ना, पिलर टाइप का।
तो उसमें कह रहा है मशीन को दूसरा नाम क्या दे सकते हो आप, तो वो है गोल स्तंभ अनुभाग। तो इसको राउंड कॉलम सेक्शन ड्रिलिंग मशीन आप बोल सकते हो, है ना, क्योंकि आप पिलर देखते हो होता है राउंड, है ना। तो ऐसे ही आप दिमाग लगा के रखिएगा, गोल स्तंभ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से क्या एक पृष्ठ यानी केस हार्डिंग प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें आप जानते हो टेम्पर जो होता है वो हमारे किसके लिए होता है, भंगुरता के लिए होता है, ना कि और किसी के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये गलत है, उत्तर सही है इसका। फिर डैश इज यूज टू शेप द एंड ऑफ रिवेट इनटू राउंड स्मूथ हेड। तो हमारा जो रिवेट होता है उसका हेड को जो सहारना या समझ लीजिए कि उसको एक सही तरीके से उसका हेड को रखना वो रिवेट सेट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और डॉली होता है जिससे उसको सहारा दिया जाता है हेड को। और फिर आ जाता है डैश की कार्यशाला शीर्ष बनाने के लिए डैश रिवेट पट्टी के समकक्ष रखा कठोर धातु का एक टुकड़ा है। तो आप लोग जानते होंगे उसको हम लोग बोलते हैं बकिंग बार। क्या बोलते हैं, बकिंग बार बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा हार्ड लग रहा होगा क्योंकि आपने कभी जल्दी इसका नाम सुना नहीं होगा, है ना। तो इसको हिंदी में बोलते हैं आधारिका क्षण। कार्यशाला शीर्ष बनाने के लिए, कार्यशाला शीर्ष यहाँ याद रखिएगा, कार्यशाला शीर्ष बनाने के लिए रिवेट पट्टी के समकक्ष रखा कठोर धातु का एक टुकड़ा जो होता है वो आधारिक का क्षण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बकिंग बार। और एमएस के लिए शोल्डर का संयोजन क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो ये कंपोजिशन पूछ रहा है सॉफ्ट शोल्डरिंग की। तो 37% शीशा और टिन होता है, 65% जो कि एक शोल्डर का रूप है, ठीक है। फिर है कि जो ट्विस्ट ड्रिल होती है वो टेपर यानी सुंडाकार मध्य भाग शंक में छोर पर एक टैंग पुच्छ क्यों होती है। तो बर्मा चालन और इसे फिसलने से रोकने के लिए इस पे ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। बर्मा चालन और इसे फिसलने से रोकने के लिए। फिर एक क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिल डाइजेनेशन। यानी इसमें अगर ड्रिल को हम लोग करते हैं एच से हार्ड, एस से सॉफ्ट, एन से नॉर्मल, लेकिन क्यू से कोई नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से क्या बर्मा संज्ञा डेजिग्नेशन का एक प्रकार नहीं है। तो वो आपका क्यू, ठीक है। इसमें आंसर आपको बताया। पीतल में एक छिद्र करने के लिए HSS यानी हाई स्पीड स्टील की ऐंठित बर्मा का उपयुक्त बिंदु कोण क्या होगा। तो 118 होता है। आप लोग जानते हो कि जो हमारा नॉर्मली पूछा जाता है वो 118 ही होता है, लेकिन इसमें पीतल के लिए पूछा है। तो पीतल के लिए इसमें जो होना चाहिए वो इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर भी सकते हो, क्योंकि ये जो 118 दिया है ये नॉर्मल के लिए होता है, लेकिन इसमें दिया है कि पीतल में एक छिद्र करने के लिए हाई स्पीड स्टील का ऐंठित बर्मा यानी आपका ट्विस्ट ड्रिल का कोण कितना है ना। तो पीतल जो होता है वो 100 डिग्री पे भी होता है। और आप लोग इसमें देख लीजिएगा बहुत सारे विवादित चीज़ें होती हैं। ये तो मुझे क्वेश्चन पूरी तरीके से सही नहीं लग रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। फिर इसमें लिखा गया दूसरा क्वेश्चन, छिद्र वर्धन रीमिंग परिचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं, यानी सही नहीं है इसको रीमिंग के बारे। तो रीमिंग का आप लोग जानते हैं कि रीमिंग क्या करता है, छिद्र को थोड़ा बड़ा भी करता है और स्मूथली उसको फिनिश करता है अच्छे से, है ना। तो इसमें लिखा गया छिद्रवर्धन में स्पिंडल की गति बर्मा की गति से दुगनी होनी चाहिए। ये तो गलत है, एकदम सरासर गलत है ना, क्योंकि उसकी गति कम होनी चाहिए तभी अच्छी फिनिशिंग करे। विद्यमान छिद्र को बड़ा करने के लिए तो ये वेधन होगा, बोरिंग आपको जानते ही बोरिंग करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अपघर्षण यानी ग्राइंडिंग पहिया में निम्नलिखित में से क्या अपघर्षी उपयोग नहीं होता है। तो सिलिकेट इसमें दिया है। और आप लोग जानते हैं ग्राइंडिंग पहिया में अपघर्षिक मतलब एब्रेसिव होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड तो यूज ही होता है, सिलिकॉन भी यूज होता है, हीरा भी यूज होता है, सिलिकेट यूज नहीं होता है, ठीक है। अभी इसमें ये लिखा गया है 51A36L
5B23। तो ये क्या है, अभी इसमें पूछा गया है कि जो इसमें अपघर्षक पहिया का जो संज्ञा दिया गया है ना, तो बी का मतलब इसमें क्या होगा, तो बी का मतलब इसमें क्या होगा, बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग को क्या देता है कि जो कंपनी का जो संज्ञा होती है उसको देता है, और फिर आप लोगों को देता है एब्रेसिव कि कौन सा प्रकार का एब्रेसिव है, फिर आपको ग्रेन देता है, फिर ग्रेड देता है, फिर स्ट्रक्चर देता है, फिर बॉन्ड देता है। तो सबसे लास्ट में आप देखिए बॉन्ड दे रहा है, और सबसे लास्ट में जो 23 दे रहा है वो कंपनी का प्रतीक होता है, अंतिम और पहला, ठीक है। तो ये बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें कि डैश में क्षण यानी शाफ्ट का न्यूनतम स्वीकार व्यास छिद्र के अधिकतम स्वीकार व्यास से बड़ा है। अब कोई चीज़ अगर बड़ा होगा तो आप लोग जानते हो कि अगर मान लीजिए जो छिद्र है और शाफ्ट है दोनों अगर बहुत मामूली क्लियरेंस दिया जाता है तो उसमें हम लोग इंटरफेरेंस करते हैं। ज़्यादा जब होल बड़ा होता है तो क्लियरेंस होता है, और जब दोनों के बीच की एक एवरेज जो क्लियरेंस होता है तब वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें लिखा गया कि 25 ± 0.02 mm आकार की क्षण है, शाफ्ट की ऊपरी सीमा क्या होगी, अपर लिमिट। तो इसमें लिखा गया कि जो प्लस वाला है उसको जोड़ लिया जाता है, तो आप लोग देखिए 25.02 mm दे रहा है, ठीक है, यही सही भी है। माइक्रोमीटर द्वारा मापन, अब उसका जो मेन पैमाना है वो 11 mm है, थिम्बल आपका 34 है, तो 34 गुणे में 0.01, ठीक है, जितना आ गया, और उसके बाद आपका 11 ही है तो 11.34, ठीक है, mm हो गया। अब ये देखिए इसमें बताया गया कि ये जो स्टड है, स्टड में आप जानते हो बीच में क्या होता है, प्लेन होता है, दोनों तरफ थ्रेड होता है, यही पूछा गया किस प्रकार का बंधक है यानी फास्टनर। खूंटी बताया है स्टड को, देखिए हिंदी इसकी। पिटवा लोहा, राट आयरन सबसे अच्छा लोहा होता है, जिसमें आप जानते हो 99% अच्छा लोहा होता है, और कार्बन तो बहुत ही कम होता है, 0.15 से भी कम होता है। फिर आप देखिए कॉपर का एलॉय कह रहा है कि ब्रास में कॉपर है, तो ब्रास कैसे बनेगा, तो जिंक डाल दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, ब्रास बन जाएगा, जिसको बोलते हैं काजी, है ना, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं काजी। तो कॉपर और जिंक, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रास। और काटी क्या होता है, कॉपर और टिन, आप लोगों का होता है ब्रॉन्ज यानी कांसा, और अगर तीनों मिला दो तो आपका मेटल बन जाता है, कौन सा हो जाता है, गन मेटल। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसमें पीतल का उत्पादन करने के लिए तांबे को डैश के साथ मिश्रित किया जाता है, तो जस्ता, ये आपको मैंने बता दिया। 5S यानी आप लोग जानते हो 5S हमारा जापान से लिया गया शब्द है, जिसमें शेरी का मतलब होता है कि उसका एक छटाई करके आप एक श्रेणी क्रम में चीज़ों को रखिए। जैसे मान लीजिए आपकी विज्ञान की बुक है तो एक जगह रखिए, मैथ की अलग रखिए, साइंस वो आप लोग हिंदी का अलग रखिए, इंग्लिश का अलग रखिए, ऐसे इसमें शेरी का मतलब यही होता है कि आप छटाई करके श्रेणी क्रम में रखिए। और बात आ जाती है टर्निंग पर, जो परिचालन के लिए कर्तन तरल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो कर्तन उपकरण और कृतांश के शीतलन के लिए किया जाता है कि अच्छे से कटाई हो और सफाई भी अच्छे से हो और ऊष्मा भी उसकी ले जाए वो, ठीक है, अच्छे से ताकि हो पाए। अभी एक आ गया क्वेश्चन कि समान अक्षीय समतल में और अक्ष के समान पक्ष की ओर आसन्न चूड़ी आकृतियों की संबंधित बिंदुओं के बीच चूड़ी की धुरी के समानांतर माप की दूरी को क्या कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं पिच होता है, और पिच आप लोग जानते हैं कि दो चूड़ियों के बीच के भाग का एक दूरी होता है, ठीक है। तो इसमें भी दे दिया गया है चूड़ी का अंतराल यानी पिच। फिर नेक्स्ट आता है कि डैश एक पेंच है जिसका प्रयोग दो घूमने वाले भागों के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए किया जाता है, तो वो आपका सेट स्क्रू होता है जो घूर्णन भागों के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, सेट स्क्रू, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आ गया कि M10 × 1.5 ये पिच दी जाती है, तो इसको या तो आप 10, अगर मान लीजिए 8 mm है तो वहाँ 0.8 से मल्टीपल करके आप भी कर सकते हैं,
और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ कि जो ये M10 दिया जाता है इसमें से पिच को निकाल दीजिए। जैसे पिच आप निकालेंगे एकदम सही आंसर आने वाला है, ठीक है। 10 - 1.5 तो इज इक्वल टू 8.5, ठीक है, mm आ गया। फिर आगे देखिए क्वेश्चन लिखा गया स्लिप गेज, आप लोग जानते होंगे रिंगिंग। तो स्लिप गेज की देखभाल के लिए कौन सा वाक्य गलत है, तो इसमें देखिए लिखा गया कंबाइंड स्लाइडिंग एंड ट्विस्टिंग मोशन, ठीक है। स्लिप गेज बंद केस में नहीं होना चाहिए, तो किस केस में होना चाहिए? बंद केस में होना चाहिए भाई। तो ये गलत है, क्या है ये? गलत है, यानी आंसर वही सही होगा। फिर स्लिप गेज डैश द्वारा एक साथ ऐंठते हैं, तो ऐंठते हैं मतलब सर्पी और ऐंठन। ऐंठन का मतलब हो गया क्या आपका? ट्विस्ट, और सर्पी का मतलब हो गया स्लाइड, ठीक है। स्लाइड और ट्विस्ट स्लिप गेज द्वारा एक साथ ऐंठते हैं, ऐसा करते हैं। फिर बॉल बेयरिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कम और मध्यम प्रकार का जो रेडियल भार होता है उसको सहारने के लिए, या पैसे समझिए शाफ्ट पे लगाया जाता है ताकि वो रेडियल भार सह सके। कम और मध्यम वर्ग का बॉल बेयरिंग उपयोग किया जाता है जहाँ पे। फिर आप देखिए भार ले जाने की क्षमता क्या कहलाती? तो भार अगर क्षमता आपकी है और उसको आपको किसी शाफ्ट पर लगाना है तो बहुपंक्ति या द्विपंक्ति बियरिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टी रो या डबल रो बियरिंग। मल्टी रो बियरिंग या डबल रो बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग बियरिंग के लिए नहीं किया जाता है? यानी हम लोग किसका प्रयोग? तो ग्रेफाइट कार्बन का प्रयोग नहीं करते हैं बियरिंग के लिए। और नायलॉन, पॉलीकार्बोनेट और फिनोलिक, इनका प्रयोग हम बियरिंग के लिए कर सकते हैं प्लास्टिक में। फिर आ रहा है कि बियरिंग के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री उपयोग नहीं करेंगे? तो ढलवा लोहा नहीं करेंगे। इसमें आप टिन, शीशा, बेबिट, धातु, एल्युमिनियम इस कर सकते हैं, लेकिन ढलवा लोहा नहीं, फूट जाएगा, वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उच्च तापमान मृदुलीकरण डैश की तापमान सीमा में किया जाता है, तो ये 500 से 700 में किया जाता है, जिसको आप लोग बोलते हो कि हाई टेम्परेचर कैरिड आउट ऑफ द टेम्परेचर रेंज ऑफ, तो कितने में? 500 से 700, ठीक है। फिर आगे देखिए कठोरण प्रक्रिया जो होती है वो क्या करता है? अधिकतम स्तर तक कठोर कर लेता है इस्पात को, इसीलिए उसको कठोरण केस हार्डनिंग जो होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल कार्बन व्यापन डैश के माध्यम से किया जाता है, तो वो कार्बन के माध्यम से, सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, इनके माध्यम से आप तरल कार्बन व्यापन में माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा अस्थायिक एक उपकरण है जो कृतक यानी कर्ता को पकड़े रहता है और स्थापित करता है, किंतु उपकरण को संदर्भित नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है होल्ड एंड पोजीशन द वर्कपीस बटनाज गाइड द टूल। तो ये आप किसके बारे में कह रहा है? फिक्चर के बारे में, फिक्चर के बारे में था। और बात आ रही है कि आंतरिक चूड़ी के साथ एक पाइप के छोर को बंद करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले आसंजन यानी पाइप फिटिंग में क्या प्रयोग किया जाता? प्लग लगा देंगे। क्या करेंगे? अभी बंद करना मेरे को, तो एक तो होता है कैप, तो वो जो होता है वो बाहर से बंद करता है, और जो ये प्लग होता है ये अंदर से लगता है, ठीक है, थ्रेड होता है इसके ऊपर। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ कह रहा है कि इंस्टीट्यूशर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए तो हम डी प्रयोग करते हैं, हमें पता नहीं सी टाइप कैसे दे दिया है। सी जो होता है वो गैस के लिए प्रयोग किया जाता है, बी जो होता है फॉर्म टाइप वो आपका ऑयल में यूज किया जाता है, फिर विद्युत आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाले, यही गया मैं ग्रुप सी दे दिया, पता नहीं कैसे। फिर देखिए 2 क्वेश्चन अभी तक मुझे कुछ गलत मिले। राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ यानी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन लेवलिंग प्रणाली में डैश, तो डैश क्या है? एक सेकंड मेरे भाई, डैश इसमें क्या है
कि नीला रंग स्वास्थ्य जोखिम को इंगित करता है, लाल रंग आग को जोखिम के लिए करता है, पीला जो होता है वो रासायनिक के लिए होता है। याद रखना, नीला स्वास्थ्य जोखिम के लिए और लाल जोखिम के लिए होता है, आग का जोखिम, और पीला जो है रासायनिक के लिए। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन है, किसी पिघली हुई धातु में डुबोकर धातु के टुकड़े पर सुरक्षात्मक आस्तरण लगाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कलई चढ़ाना कहते हैं। कलई इसको कहते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, जो हम लोग जिंक का करते हैं, ठीक है। अभी क्या दे रहा है, गन मेटल मैंने आपको बताया था कि जो होता है ना काजेटी, क्या है काजेटी, यानी कॉपर, जिंक और टिन, ठीक है। तो ये देखिए कॉपर इसमें जो है 88% है, 10% आपका टिन है और 2% जस्ता। फिर इसमें दिया गया डैश अम्लरोधी जलरोधी होती है और पशु तेल या क्षारों से प्रभावित नहीं होता, जिसको बताते हैं बलाटा पट्टी। बलाटा को बोलते हैं जो बलाटा का बेल्ट होता है, आप लोग देखते होंगे, जो कोयला वोयला के लिए कन्वेयर का काम करता है ना, कन्वेयर, बलाटा बोलते। महंगा आता है थोड़ा, काफ़ी दिन चलता भी है। दो समांतर छड़ शाफ्ट को जोड़ने के लिए युग्मक का प्रयोग, मतलब कपलिंग, तो ये हो जाएगा आपका ओल्डम युग, जिसको बोलते हैं ओल्ड कपलिंग। याद रखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी कोई लगा नहीं पाएगा। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना कि दो समांतर छड़ों शाफ्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले युग्मक को कहा जाता है जिनके ध्रुव छोटी द्वारा दूरी के लिए जो यूज किया जाता है, यानी ऑफसेट के लिए, अंतलाप के लिए, तो वो होता है ओल्डम युग्मक, छोटी दूरी। एक हुक्स जोड़ में होता है तो दो कांटे होते हैं एक हुक्स जोड़ में। हुक्स जोड़ जो आप लोग जानते होंगे कि ऐसे पकड़ने के लिए तो दो कंटेंट होते हैं उसके जोड़ में, है ना। जैसे अपना पाइप वाइज होता है तो 4 कंटेंट होते हैं उसमें, ऐसे ही इसमें 2 होते हैं। एक हुक्स जोड़ में 2 कांटे होते हैं। कांटे का मतलब फॉर्क होता है। और जो कारखाने में आपने देखा होगा फोर्क वाला, उसमें भी देखिए 2 आर्म होता है ना, बस ऐसे याद रखिए। और फिर इसमें क्वेश्चन आ गया, यदि m बराबर गियर का मापांक, t बराबर दांतों की संख्या, d बराबर चूड़ी वृत्त व्यास हो तो निम्नलिखित में से संबंध कौन सा सही है? तो m बराबर d/t होता है, ये याद रखना, क्योंकि गियर का जो मापांक होता है वो दांतों की संख्या जो आपकी होगी वो कहाँ रहेगी, नीचे रहती है, और चूड़ी का जो वृत्त का व्यास होता है वो ऊपर रहता है, यानी दांत नीचे रहता है, ऐसे याद रखना। तो m बराबर d/t। फिर उसके बाद आ गया गियर दांतों का अपघर्षी यानी एब्रेसिव निघर्षण यानी बेयर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो वो स्नेहकों में गंदगी, जंग, वेल्ड की छितरन, धातु के मलबे जैसे बाहरी कणों के कारण दांत जो है उसकी सतह पर खरोंच आ जाता है। जब सही है, जब अगर कोई चीज़ साफ़ नहीं होगी तो वो जाके ज़रूर, अभी मुंह में आप दाल चावल खाइए, उसमें अगर मान लीजिए कंकड़ है तो क्या करता है, फंस जाता है ना मुंह में, तो ऐसे ही आपको उसमें भी समझ के रखना। फिर देखिए इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से क्या धनात्मक संपर्क प्रकार का क्लच नहीं है? तो इसमें आप डिस्क या प्लेट पकड़, जो डिस्क या प्लेट क्लच होता है ये नहीं है, धनात्मक नहीं है, बस इतना समझना। दंत वाला भी है, सर्पिल जो स्पाइरल होता है वो भी है, वर्गाकार भी है, लेकिन डिस्क और प्लेट जो क्लच होती है वो आपका धनात्मक संपर्क प्रकार का क्लच नहीं है, डिस्क और प्लेट। फिर आप देखिए इसमें एक ये बना गया है, चिन्ह बनाया गया है द्रव चालित प्रणाली, तो ये प्रतीक को किसको कर रहा है? तो ये चर विस्थापन द्विदिशात्मक द्रव चालित मोटर है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बाई डायरेक्शनल हाइड्रोलिक मोटर। ठीक है, ये याद रखना, चिन्ह को देख लीजिए ऐसे बना है। फिर दूसरा एक सिंबल बना है, द्रव चालित प्रणाली में डैश प्रतीक एक डैश को प्रदर्शित करती है, तो ये एकल पिस्टन क्षण द्वय जो आपका द्वि कार्यकारी सिलेंडर है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पिस्टन रॉड डबल एक्टिंग सिलेंडर। ठीक है,
फिर क्वेश्चन आ रहा है कि एक 6x7 तार रज्जू में 6 और 7 का अर्थ बताना है। तो 6 का मतलब हो गया तंतु, यानी उसमें जो स्ट्रेंडम होता है, और प्रत्येक तंतु में 7 तार होते हैं। तंतु आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग फिलामेंट में देख लीजिए गोल गोल होता है ना, तो वो तंतु ऐसे समझिए। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या हथौड़े का एक प्रकार नहीं है। तो हथौड़ा कौन सा, स्वेज ब्लॉक थोड़ी होता है हथौड़ा, आप लोग जानते हैं। सामान्य धातु काटने वाली आरी जो हेक्सा होता है, उसमें ब्लेड्स में मोटे तार जो होते हैं, मोटा और मुलायम, याद रखना 1.58 होता है इसमें, ठीक है, मोटा मुलायम ऐसे याद रखना 1.8। फिर डैश इज नॉट अ मार्किंग टूल। तो स्क्राइबर जो होता है वो मार्किंग टूल नहीं होता है, लेकिन स्क्राइबर पंच डिवाइडर है, ठीक है। डैश एक अंकन उपकरण नहीं है। तो वो कौन सा है, स्क्रैपर जो है वो अंकन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मार्किंग टूल नहीं है स्क्रैपर, ठीक है, कि मार्किंग टूल है, और स्क्रैपर से कौन सा मार्किंग आप करेंगे। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट इन यूज्ड फॉर लाइनर मेजरमेंट। तो ये आपका क्या है, बर्नियर कैलिपर है। कैसे, देखिए कि रेखीय जो हमारा मापन के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो बर्नियर कैलिपर का जो होता है बाहर की स्ट्रिप डेप्थ वाली होती है, उससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आधे घंटे का मैं बना रहा हूँ अभी, और नेक्स्ट जो आएगा वो दूसरे में मैं 2 पार्ट में दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर लिखा है मृदुता पदार्थ का एक गुण है जो इसे डैश सक्षम बनाता है। तो आप लोग देखिए, इसमें पतले तारों में ढाले जाने से, क्योंकि आप देखिए डक्टिलिटी जो होता है, आप हमेशा वायर याद रखिएगा, डक्टिलिटी आ जाए वायर, ठीक है। फिर इसमें कहा कि ब्रिटलनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई वर्च्यू ऑफ विच इट डैश। तो इसमें आपका ब्रेक और विदाउट मच परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये होता है कि भंगुरता पदार्थ का जो गुण है वो क्या करता है कि अधिक अस्थाई विरूपण के बिना टूट जाता है, ठीक है, ये भंगुरता का गुण होता है। फिर कह रहा है द ब्लेड प्रोब ऑफ अ बर्नियर कैलिपर कैन बी यूज्ड। तो बर्नियर कैलिपर आप लोग देखिए, जो बर्नियर कैलिपर होता है हाई कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है, कभी कभी आप देखोगे उसमें कहीं MS का भी दे देता है। तो जो बर्नियर कैलिपर नहीं भाई, वो मैं आउटसाइड कैलिपर की बात करने लगा। ये बर्नियर कैलिपर जो हमारा होता है ये कैन भी यूज। तो इसमें क्या होता है, डेप्थ मेजरमेंट आप ब्लाइंड होल का ले सकते हो, जो स्ट्रिप होता है, ठीक है। प्रोब यहाँ ब्लेड लिखा गया, थोड़ा देखा नहीं इसके लिए सॉरी। फिर उसके बाद आप देखिए, तो इसमें दिया गया कि बर्नियर कैलिपर में जो ब्लेड होता है, जो प्रोब का उपयोग किया जाता है, ब्लेड आई मीन पीछे की स्ट्रिप जो होती है, इसको सही से लिखा नहीं आप लोग, ताकि इसमें गलतियां करें, वो यही चाहता भी है। तो इसमें आर पार ना हुए होल की छिद्र की गहराई का मापन करता है, यानी ब्लाइंड होल, ठीक है। फिर कह रहा है इन ट्विस्ट ड्रिल टू ऑपोसाइड स्पाइरल फ्लूट और द फॉर। तो और फॉर क्या होगा कि प्रोवाइडिंग क्लियरेंस टू द चिप्स। अगर उसमें मान लीजिए छीलन को निकासी नहीं देंगे, तो उसमें से जो हमारा मान लीजिए जो स्पाइरल होता है फ्लूइड की, तो वो ऐंठित बर्मा में 2 विपरीत जो सर्पिल नालियाँ होती हैं, लिख रहा है कि इसलिए दी जाती, इसीलिए कि ताकि क्लियरेंस इसलिए दिया जाए ताकि उसमें जो छीलन होता है, यानी जो उसमें सर्पिल आकार का हमारा घुंघराले तरीके से छीलन निकलता है, तो वो ताकि निकल सके, है ना, नहीं तो कैसे निकलेगा। और उससे कूलेंट भी हम दे सकते हैं। फिर डैश लिखा है ए डैश इज यूज्ड फॉर चेकिंग द क्लियरेंस बिटवीन 2 मैचिंग कंपोनेंट। तो कंपोनेंट 2 बीचों के, तो फिलर गेज होता है 0.03 से 5 mm तक आप लोग नाप सकते हैं। एक होता है 0.35 से 1 mm तक, ठीक है। फिर डैश का प्रयोग 2 मैली अवयवों के बीच निकासी की जांच के लिए किया जाता है। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसा बढ़िया दिया, डैश आर यूज टू चेकिंग द क्लियरेंस बिटवीन 2 मैचिंग कंपोनेंट, ठीक है। ये फिलर गेज आपका होता है मैली अवयव के बीच। देखिए
ऐसा क्वेश्चन बनाया है इसने। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन मैं यहीं खत्म करता हूँ और यहाँ पे फिर मैं दूसरे वीडियो में बनाऊँगा द गेज यूज टू मेजर, ठीक है। तो ये मैं रेडियस गेज से बाद में बनाने वाला हूँ, क्योंकि आप देखिए अभी PDF बहुत बड़ी है, तो इसमें मैं 2 भागों में कर दूँगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, फिर पुनः जय हिंद, जय भारत।